हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल की स्ट्रक्चर ऑफ और बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम लोग बेसिक पॉइंट से लेकर के जेई मेन, एडवांस और नीट के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए चलेंगे। तो आइए समझते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या है। देखो पोस्टुलेट क्या है। अगर हम बोर्स मॉडल ऑफ एटम के पोस्टुलेट्स को समझे तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम में जो पॉइंट कहे गए वो क्या पॉइंट थे, एक एक करके समझ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, इसने रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल से एग्री किया। इसने कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंटेन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर and electron revolve in circular orbit। तो नील्स बोर ने ये पॉइंट तो बिल्कुल सेम ही कहा जो रदरफोर्ड ने कहा था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कुछ ऐसा होता है कि सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉइंट जो है ऐसे यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। ये बात किसने बताया? ये बात बताया बच्चों नील्स बोर ने। ये बताया नील्स बोर ने, और नील्स बोर का ये पॉइंट था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंटेन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट। अब अगर हम बच्चों बात करें इस पे, सेकेंड पॉइंट में क्या कहा इन्होंने। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चों, तो सेकेंड पॉइंट में इन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर सेल में है, एक ही सेल में घूम रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन अगर एक सेल में घूम रहा है, जैसे पहला सेल है, तो पहले सेल में इलेक्ट्रॉन चाहे कहीं भी हो, ना तो एनर्जी का लॉस होगा ना गेन होगा। मीन्स इन्होंने ये कहा इन अ पर्टिकुलर सेल नीदर इमिशन nor absorption of energy takes place। neither emission nor absorption of energy takes place। ये दूसरा पोस्टुलेट था इनका। तीसरे पॉइंट में बच्चों इन्होंने क्या कहा? तीसरे पॉइंट में इन्होंने कहा कि इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी takes place only when electron jumps from one orbit to another orbit। मतलब एक ऑर्बिट या शेल से दूसरे शेल में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी इलेक्ट्रॉन का इमिशन या एब्जॉर्प्शन होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में, मान लो ये इलेक्ट्रॉन इसी सेल में घूम रहा है, तो ना तो इमिशन होगा ना एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन अगर इस सेल से मान लो यहाँ पे आ गया,
तो एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन होगा। इमिशन तब होता है जब वो, जैसे यहाँ पे मान लो एनर्जी है 10 जूल और यहाँ पे एनर्जी है 2 जूल, तो हमने एक रैंडम वैल्यू लिया, 10 से 2 वाले में आएगा तो इसको 8 जूल एनर्जी लूज करना पड़ेगा। उल्टा अगर ये 2 से 10 वाले में जाता तो 8 जूल क्या करना पड़ता, गेन करना पड़ता। तो एनर्जी का लॉस या गेन तभी होता है जब ये एक शेल से या एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है। और एनर्जी कितना रिलीज होगा या कितना एब्जॉर्ब होगा, या कब रिलीज होगा कब एब्जॉर्ब होगा, जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएगा तो रिलीज होगा, और लोअर से हायर में जाएगा तो एब्जॉर्ब होगा। और कितना रिलीज होगा या कितना एब्जॉर्ब होगा, जितना उन दोनों शेल के बीच में एनर्जी का डिफरेंस है। जैसे 10 और 2 के बीच में डिफरेंस 8 है, तो अगर यहाँ से यहाँ आएगा तो 8 जूल देना पड़ेगा, और 2 से 10 वाले में जाएगा तो 8 जूल लेना पड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा बच्चों, फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। लॉस और गेन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू शेल। जिन दो शेल या ऑर्बिट कह लो, आप शेल को ही ऑर्बिट बोलते हैं, जिन दो शेल या ऑर्बिट के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, उन दोनों के बीच में एनर्जी का जितना डिफरेंस है उतना ही एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होगा। तो ये 4 पोस्टुलेट हो गए। आइए नेक्स्ट पोस्टुलेट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पोस्टुलेट हमारा क्या कह रहा है, पांचवा पोस्टुलेट क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, फिफ्थ पॉइंट कह रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व only in those orbit which have angular momentum a which have angular momentum integer multiple of h upon 2 pi। क्या मतलब है बच्चों, देखो इसको समझते हैं थोड़ा और डिटेल में बच्चों। जैसे मैं अगर बच्चों से पूछता हूं कि हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ शेल होते हैं, तुरंत जवाब आता है सर 1। लेकिन ये बात सही नहीं है। किसी भी एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं शेल में होगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होगा। अब इसका क्या मतलब है बच्चों, जैसे अगर हम बात करें तो एंगुलर मोमेंटम, देखो लीनियर मोमेंटम क्या लिखते हो, मास इनटू वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बच्चों, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। सर्कुलर पाथ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कहलाता है, और मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। अब ये बोर मॉडल का पोस्टुलेट कह रहा है कि mvr मतलब उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम अगर nh अपॉन 2 पाई के बराबर है, तभी उस ऑर्बिट या शेल में इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पे n क्या है, n हमारा है नंबर ऑफ शेल। जिस भी शेल की बात करेंगे उसी में ये शेल नंबर है। क्या है बच्चों, ये है शेल नंबर, ये हमारा है शेल नंबर या ऑर्बिट नंबर। और पाई तो आपको पता ही है, पाई है 22/7 या 3.14। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम लोग पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हमने बताया था। प्लैंक्स कांस्टेंट
प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? ये वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और m क्या है यहाँ पे? m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और r क्या है? तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट या रेडियस ऑफ एटम। जिस भी एटम या जिस शेल में इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिट का रेडियस। तो ये आप कह सकते हो। तो ये पांचवा पोस्टुलेट हो गया बच्चों। अगर हम बात करें तो बोर्स मॉडल के जो पॉइंट्स है उसको अगर मैं ध्यान से समझूं बच्चों, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि इसने रदरफोर्ड से एग्री किया कि सेंटर पे एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा जिसको न्यूक्लियस कहेंगे, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। ये बात रदरफोर्ड ने भी कहा था, लेकिन रदरफोर्ड से जब पूछा गया कि भाई जब इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और घूमता घूमता न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो उसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। यही बात रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे और यही उनका ड्रॉबैक था। लेकिन बोर ने कहा कि स्ट्रक्चर, रदरफोर्ड से एग्री किया इसने कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऐसा होता है कि सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज मास कंटेनिंग पार्टिकल होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है। लेकिन इसने कहा कि एक ही ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ना एनर्जी का लॉस होगा ना गेन होगा। जैसे मान लो, क्यों अच्छा ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ऑर्बिट में वो अपनी एनर्जी की वजह से नहीं घूमता बच्चों, वो शेल की एनर्जी की वजह से घूमता है, या ऑर्बिट जो कह लो, ऑर्बिट या शेल, उसकी एनर्जी की वजह से घूमता है। जैसे अगर हम लोग अपने आप को, मैं चार्ज पार्टिकल मारूं, मैं रनिंग कर रहा हूं, तो हमारे बॉडी से एनर्जी का लॉस होगा, जहां एनर्जी कम हो जाएगी हम रुक जाएंगे ना। लेकिन अगर मैं लिफ्ट में जा रहा हूँ, या मान लो मैं एलिवेटर पे हूँ, तो हमारे बॉडी से एनर्जी का लॉस नहीं होगा। या आप कार से जा रहे हो, आप कार की एनर्जी से घूम रहे हो ना, आपके बॉडी से एनर्जी तो लॉस नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में घूम रहा है तो उस शेल की एनर्जी की वजह से घूम रहा है, तो अपनी उसकी एनर्जी नहीं है, एनर्जी का लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर एक सेल से, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से यहाँ जाना है, एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा तो एनर्जी का लॉस या गेन होगा। लॉस तब होगा जब ज्यादा एनर्जी से कम में जाएगा, और गेन तब होगा जब कम से ज्यादा में जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट था, और तीसरा भी हमने बता दिया। और लॉस और गेन दोनों, जिन दोनों के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, जिन दो सेल के बीच में, उनके डिफरेंस के बराबर होगा। अब बच्चों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उन्हीं शेल में होगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बच्चों? इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। और ये mvr=nh/2 पाई का रिलेशन आ गया। तो ये निल्स बोर के 5 पॉइंट थे। अब बच्चों हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, और इस टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का प्यारे बच्चों नाम है कैलकुलेशन रिलेटेड टू बोर्स मॉडल। कैलकुलेशन रिलेटेड टू बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल से रिलेटेड जो कैलकुलेशन है उसकी बात करेंगे बच्चों। क्या क्या कैलकुलेशन है ध्यान से देखना बच्चों। जैसे ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन की रेडियस क्या होगी? मतलब जिस भी सेल में होगा उस सेल की रेडियस क्या होगी, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, और इसकी एनर्जी क्या होगी। इन तीनों का एक्सप्रेशन हम डिराइव करेंगे और डिटेल में समझेंगे। अब अगर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या क्या डिराइव करने वाले हैं प्यारे बच्चों। पहला फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं कि किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसका रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ये पहला फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम लोग। दूसरा फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे एनर्जी का। किसी भी सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका एनर्जी का फॉर्मूला होता है -2.18
इंटू 10⁻⁻18 Z²/n² जूल पर एटम। ये दूसरा फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे बच्चों। और इसी में एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। और फिर हम लोग वेलोसिटी का एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे ये दोनों डेरिवेशन के बाद। V = 2.16 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो उसको फॉर्मूले को उसको भी देखेंगे, लेकिन पहले इन तीन फॉर्मूले की बात कर लेते हैं बच्चों। आइए एक एक करके हम लोग आगे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्यारे बच्चों कैलकुलेशन ऑफ रेडियस की। सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस मतलब रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों। तो अगर हम कैलकुलेशन ऑफ रेडियस की बात करें बच्चों, तो फॉर्मूला हमें क्या डिराइव करना है, R = 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। और इस फॉर्मूले में जो n है वो हमारा शेल नंबर है, जो z है वो एटॉमिक नंबर है, और एंगस्ट्रॉम तो यूनिट है, और r रेडियस ऑफ एटम है। रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम को डिराइव करना है। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। देखो अगर हम बात करें बच्चों कि हमारे पास यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में क्या घूम रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट में बच्चों क्या घूम रहा है? एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस तरीके से। अब ध्यान से समझना बच्चों, पहली बात तो ये जो जितने भी कैलकुलेशन है बच्चों वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। किसके लिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। पॉइंट में लिख दे रहा हूं, जितने फॉर्मूले हमने अभी बताए हैं आपको बच्चों, जितने फॉर्मूले बताए हैं या जितने कैलकुलेशन है बोर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं ऑल द कैलकुलेशन और फॉर्मूला related to Bohr's model, related to Bohr's model, based for valid for Bohr's model, valid for single electron system only, single electron system। अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या है बच्चों? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब है प्यारे बच्चों, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एटम है कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि ऐसा सिस्टम जिसमें ओनली वन इलेक्ट्रॉन हो, इसमें केवल वन इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो वन इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम कौन सा हो जाएगा बच्चों? जैसे हाइड्रोजन हो गया, जैसे हीलियम+1 हो गया, जैसे लिथियम+2 हो गया, जैसे बेरिलियम+3 है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक निकाल दिया एक बचा। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 निकाल दिया एक बचा। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 निकाल दिया एक बचा। ये सभी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और जितने भी फॉर्मूले लिखेंगे वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड होते हैं। तो आइए कैलकुलेशन ऑफ रेडियस पे चलते हैं।
वापिस से लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, और कैलकुलेशन ऑफ रेडियस को समझते हैं बेटा। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस को समझते हैं ध्यान से। रेडियस का फॉर्मूला हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और समझना ध्यान से। देखो, अगर हम बात करें बच्चों कि यहाँ पे न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में बच्चों क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे घूम रहा है। अब समझना प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। अंदर की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है? अंदर की तरफ ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, और बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगा उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। जैसे आप झूले में कभी गोल गोल घूमने वाले झूले में बैठे हो, तो झूले का जो पिन, जो हिंज पॉइंट होता है जहां से वो जुड़ा होता है, वो सेंटर होता है। तो वो सेंटर एक तरफ झूले का रॉड खींच रहा होता है और आपको लगा कि आप बाहर की तरफ झुक रहे हैं, तो बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे बाहर की तरफ लगेगा, और अंदर की तरफ इसको कौन खींच रहा होगा? इलेक्ट्रॉन। तो दोनों फोर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो इनवर्ड फोर्स लग रहा है, जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है बच्चों, वो कौन सा है? इनवर्ड फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये कितना होगा? कूलम्ब्स लॉ। फिजिक्स में 12th क्लास में आप पढ़ोगे कूलम्ब्स लॉ। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ क्या होता है बच्चों कि दो अपोजिट चार्ज, मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, ये दो पॉइंट चार्ज किसी दूरी r पे रखे गए हैं। तो इनके बीच में मान लो ये Q1 है और ये Q2 है, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा F इक्वल टू ये होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला। दोनों अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और उसका फॉर्मूला प्यारे बच्चों क्या है? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 वो दोनों चार्ज होंगे, आर इनके बीच की दूरी होगी, और के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। तो ये आपका दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो ये है बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बच्चों कि इस पे दो फोर्स लग रहा है, तो इनवर्ट फोर्स क्या होगा? इनवर्ट फोर्स क्या होगा बच्चों? F इक्वल टू के, और Q1 क्या है? Q1 प्रोटॉन है। अच्छा, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा बच्चों? देखो, जितना प्रोटॉन पे चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है बच्चों। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन पे चार्ज, प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे दोनों पे चार्ज क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे दोनों पे चार्ज कितना होता है बच्चों? बराबर होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, और इस वैल्यू को हम E लिखते हैं। क्या लिखते हैं? E का मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो अगर हम बात करें बच्चों, ये इसका चार्ज तो E हो गया, और अंदर कितने प्रोटॉन है? जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे। एटॉमिक नंबर को Z से लिखते हैं, और प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को Z से लिख दिया, और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है? E। तो न्यूक्लियस का चार्ज हो गया ZE। न्यूक्लियस का चार्ज हो गया ZE, और इसका चार्ज है E। तो K, यहाँ फॉर्मूला हमारा क्या है? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला है बच्चों, यही फॉर्मूला है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब जरा समझना, यहाँ पे जो K है फोर्स है, इनवर्ड फोर्स, वो क्या लग रहा है? K। और Q1 क्या है तुम्हारा? ZE। Q1 देखो यहाँ न्यूक्लियस का चार्ज कितना है? ZE। तो यहाँ पे लिख दिया बच्चों ZE।
और Q2 क्या है, E, और E का वैल्यू ये है, ध्यान समझना, अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हम देखें बच्चों तो F इक्वल टू क्या हो गया, KZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक समझ में आ रहा है आपको, F इक्वल टू KZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से समझना बच्चों, ये इनवर्ड फोर्स है, ये जो फोर्स है वो अंदर की तरफ लग रहा है, इनवर्ड फोर्स। अब हम बात करें बच्चों कि बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, तो अगर हम देखें इसको, ध्यान समझना, आउटवर्ड फोर्स जो हमारा लग रहा है, जो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स है बच्चों, वो कौन सा है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझ। फोर्स की अगर हम बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, इसका फॉर्मूला है बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r। अब देखो, जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, ध्यान से सुनना, जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है वो कितना है, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है वो mv²/r है। और जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है वो कितना है बच्चों, वो है KZE²/r। अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना है, इनवर्ड फोर्स, वो है KZE²/r। अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है KZE²/r। तो बाहर की तरफ mv²/r लग रहा है, अंदर की तरफ KZE²/r लग रहा है। अब अगर ये दोनों जो है KZE²/r² है, यहाँ पे r² है, तो बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, mv²/r। अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, KZE²/r²। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब अगर इलेक्ट्रॉन अपने जगह पे ही घूम रहा है, ना तो वो बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये है बच्चों कि बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स और अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स दोनों ही बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, एटम स्टेबल है, तो इसके लिए फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम के स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स, जो अंदर लग रहा है फोर्स और बाहर की तरफ लग रहा है, दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर होने चाहिए। तो अगर हम बात करें बच्चों, अंदर लगने वाला फोर्स, सॉरी बाहर लगने वाला फोर्स mv²/r है, और अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स KZE²/r² है। अब ये दोनों अगर इक्वल हो गए प्यारे बच्चों, तो देखो एक r से तो एक r कैंसिल हो गया, और फिर अगर हम इसको लिखें फिर से, तो अब क्या हमारे पास एक्सप्रेशन है, mv² इक्वल टू KZE²/r। अब बच्चों इस इक्वेशन में हमें r भी नहीं पता है और v भी नहीं पता है। m तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, k इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू पता है 9 × 10⁻⁹। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें पता है 9.1 × 10⁻³ kg। z एटॉमिक नंबर है, जो भी एटम होगा उसका एटॉमिक नंबर हमें पता ही होगा, और e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। लेकिन v और r नहीं पता, तो एक ही इक्वेशन में अगर दो अननोन आ जाए तो उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें v को r के टर्म में पुट करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें बोर मॉडल के आखिरी पोस्टुलेट का सहारा लेना पड़ेगा। बोर्स मॉडल का जो आखिरी पोस्टुलेट है प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। इसी को लिखते हैं प्यारे बच्चों, फ्रॉम बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल से हम क्या जानते हैं, एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू nh/2π। तो यहाँ से mv क्या आ गया बच्चों, nh/2πr। अब यहाँ से देखना, हमें mv² लाना है बच्चों। तो अब mv² ये तो नहीं आ सकता, लेकिन इसको अगर स्क्वायर कर दे तो m²v² आ सकता है। तो इसको हम पहले बदल लेते हैं बच्चों, पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं। अगर स्क्वायर दोनों साइड कर देंगे बच्चों तो m² v²
ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको क्या m स्क्वायर वी स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या दिया है हमारे पास, एम वी। तो इस इक्वेशन में दोनों साइड जैसे एम वी स्क्वायर है ना, तो इसमें इधर m से मल्टीप्लाई कर दो, इसको लिख रहे हैं हम, इसको इक्वेशन 1 मान लो। एम स्क्वायर वी स्क्वायर में m से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो उधर के जे डी स्क्वायर अपॉन आर था, के जे डी स्क्वायर अपॉन आर, इसको भी क्या किया प्यारे बच्चों, m से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, m से। तो दोनों साइड अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, कोई इंपैक्ट इस पे नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दिया एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे के जेड स्क्वायर एम अपॉन आर, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एम के जेड स्क्वायर अपॉन आर। क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पे जब आपने m से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे क्या है, एम के जेडी स्क्वायर बाई आर। तो राइट हैंड साइड पे हो गया एम के जेडी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ से अगर हम देखें, एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है इक्वेशन 1 में, तो यहाँ लिख लेंगे, नाउ ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ, इसको इक्वेशन 2 मान लो, पुटिंग वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 से इक्वेशन, सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हम लिखते हैं प्यारे बच्चों, नाउ ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू जो यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है, यहाँ पे एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू हमने जो निकाला है, ये वैल्यू इक्वेशन 2 में एज इट इज उठा के हम लोग रख देंगे। अब ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, अगर हम इक्वेशन 1 से एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू रखें, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर है क्या, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और उधर क्या है, एम के जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब बच्चों अगर हम इसमें r से r को कैंसिल करें, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो एक r बचा है। अब इसको हम सही से लिखते हैं, फिर से देखो, अगर हम इसको लिखें प्यारे बच्चों, r को उधर ले जाओ तो इधर क्या बचेगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, ये बचेगा, ये r के बराबर हो गया। ये एक्सप्रेशन आ गया रेडियस का। ये एक्सप्रेशन भी जेई में पूछा जाता है कि r की वैल्यू क्या है। तो r क्या हो गया बच्चों, r हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों, तो r हमारा क्या है, r है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है, इसमें सब वैल्यू रखो, और जितने भी कांस्टेंट है, यहाँ पे दो ही वेरिएबल है, कौन से बच्चों, एक एन स्क्वायर और एक जेड। तो एन और जेड की वैल्यू हमें पता नहीं हो, तो क्वेश्चन के हिसाब से एन और जेड की वैल्यू आएगी। यहाँ पे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ जितने भी कांस्टेंट है उनकी वैल्यू यहाँ पे रखो। पाई की वैल्यू कितनी बच्चों, 3.14 या 22/7। एम है मास
ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। H की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो ये सॉल्व होके क्या आएगा बच्चों, ये सॉल्व होके आएगा R इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ये रेडियस का फॉर्मूला आ गया प्यारे बच्चों, और ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है। डेरिवेशन तो बीच से कोई सवाल नहीं आएगा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला पूछा गया है जेई में कि रेडियस का एक्सप्रेशन क्या होता है। नीट में भी एक बार पूछा गया, अभी हम क्वेश्चन लेंगे कि ये किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। तो एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, और एक ये रखना है। एक और चीज, जो 0.529 है ना, 0.529, इसको जो है कई बार ए नॉट मान लिया जाता है, मतलब हाइड्रोजन के पहले शेल का रेडियस। तो इसी का रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी हो सकता है, R इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है प्यारे बच्चों? 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो रेडियस कैलकुलेशन आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अब अगले इससे रिलेटेड एक दो सवाल जो जेई नीट में पूछे गए हैं उसको कर लेते हैं। रेडियस कैलकुलेशन का एक बार फिर से आपको मैं समझा देता हूं बच्चों। रेडियस कैलकुलेशन में जो हम लोगों ने किया है वो इस तरीके से है कुछ, कि रेडियस का फॉर्मूला ये है, हमें डेराइव करना है, एन शेल नंबर है, जेड एटॉमिक नंबर है, सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, KQ1Q2/r²। ये कूलम्ब्स लॉ लगाया तो ये फॉर्मूला, ये वैल्यू आ गई अंदर की तरफ लगने वाले फोर्स की, और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो mv²r के बराबर होगा। और इसको हमने, अगर इलेक्ट्रॉन अपने जगह पे ही है, ना बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहा है, इसका मतलब दोनों फोर्स बराबर होंगे। जब इन दोनों फोर्स को बराबर किया और कैंसिल किया तो ये एक्सप्रेशन आया। क्योंकि हमें यहाँ से दो जो है अननोन आ रहे थे, एक को हटाना था, तो बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट का यूज करके हमने mv² को हटा दिया, और फिर उसके बाद हमारा एक्सप्रेशन आया R इक्वल टू n²h²/4πm/kZe²। और जब इसमें सारे कांस्टेंट की वैल्यू रखी तो R का एक्सप्रेशन ये आ गया, और यही फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो आइए इस पे कुछ क्वेश्चन जो जेईई नीट में पूछे गए हैं उसको कर लेते हैं। 2023 का सवाल है, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इक्वल टू x, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ Be+3। तो बच्चों अगर हम बात करें, पहले हम लोग इसमें जो दिया है रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, ये वैल्यू x दिया है। अब ध्यान से सुनना, जो R का फॉर्मूला हमने आपको बताया वो क्या है, 0.529 इंटू n² बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ये हमारा R का फॉर्मूला होता है। अब ये R की जगह x दिया है, ध्यान से देखना, ये x दिया है, और ये होगा 0.529। n क्या होता है हमारा शेल नंबर, कितना शेल नंबर दिया, सेकेंड ऑर्बिट, तो 2 का होल स्क्वायर कर दो। और हीलियम है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर बच्चों कितना होता है, ये हो जाएगा 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 2। तो क्या आ जाएगा, 0.529 इंटू 4/2, ये 2 से 2 कैंसिल, मीन्स 0.529 इंटू 2, ये वैल्यू आ गई x की। अब हमसे पूछा क्या है बच्चों, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है थर्ड ऑर्बिट ऑफ Be+3, मतलब हमसे रेडियस पूछा है, और किसका, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ
Be+3, बेरिलियम+3। अब अगर हम बात करें तो इसको हमने Y मान लिया और यही हमें निकालना है। तो Y क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखो 0.529 इंटू n स्क्वायर, n के जगह क्या रख दो, 3 रख दो, और Z यहाँ पे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 4, तो Y हो गया 0.529 इंटू 9/4, यहाँ पे आ जाएगा 9/4 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ से देखो बच्चों 0.529 अगर यहाँ पे लिखो, यहाँ पे एक बार सॉल्व कर लो, x/2 अगर हम लिख दे तो ये 0.529 के बराबर हो जाएगा, ये 2x के डिनोमिनेटर में रख दिया, तो 0.529 को क्या x/2 रख सकते हैं प्यारे बच्चों, रख देते हैं, क्या हो जाएगा, इसको x/2 रख देते हैं और इंटू 9/4 एंगस्ट्रॉम, ये मल्टीप्टू, ये इंटू वाला है और ये x है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो बच्चों y क्या आ गया हमारे पास, y क्या आ गया 9/8x, क्या आ गया 9/8x। तो जो हमारा आंसर है प्यारे बच्चों, जो हमसे पूछा गया था कि आप बताओ कि थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम+3 का रेडियस क्या होगा, उसको हमने y माना और फॉर्मूले से क्या आ रहा है 9/8x आ रहा है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है 9/8x, मतलब 9x/8, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है प्यारे बच्चों। तो पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो जेई मेंस का ये क्वेश्चन था। आइए अब नीट के सवाल पे चलते हैं। नीट का सवाल क्या पूछा गया था बच्चों, नीट का सवाल क्या पूछा गया था, द बोर ऑर्बिट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम n = 1 इज अप्रोक्सीमेटली 0.530 एंगस्ट्रॉम, द रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n = 2। तो कुछ नहीं करना बच्चों, r = फॉर्मूला क्या है हमारा 0.529 n² z एंगस्ट्रॉम, यही होता है। अब इसने कहा है कि फर्स्ट बोर ऑर्बिट मतलब n1 हो जाए z1 हो जाए, तो रेडियस आ रहा है कितना 0.530, मतलब ये 0.529 को 0.530 मान लिया है, तो हम भी लिख देते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो उसमें n और z1 रखो तो यही वैल्यू तो आएगी 0.529, मतलब वो आपको ये हिंट करना चाह रहा था कि 0.529 के जगह आप 0.530 ले लो फॉर्मूले में। अब कह रहा है सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो n की वैल्यू क्या रख दो बच्चों, n की वैल्यू रख दो 2, और z की वैल्यू हाइड्रोजन तो एटॉमिक नंबर 1, तो कितना आ गया 0.530 इंटू 4, तो कितना आ गया, यह आ जाएगा 2.12 एंगस्ट्रॉम, यही आंसर आएगा 2.12 एंगस्ट्रॉम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है प्यारे बच्चों, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो बहुत ही रेडियस पे सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, कोई कठिन सवाल नहीं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा संघर्ष करो। जेई नीट का प्रिपरेशन करना है, कभी हिम्मत नहीं हारना। खासकर नीट वाले बच्चे जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं तो बच्चों में जनरल टेंडेंसी होती है कि वो डीमोटिवेट होने लगते हैं। डीमोटिवेट हमें नहीं होना है, हमें संघर्ष करना है, संघर्ष करना है, मेहनत करना है। क्योंकि अर्जुन सिसोदिया जी ने बहुत अच्छा एक शेर लिखा है, आपको सुना दूं और फिर ये क्लास एंड करता हूं। अगर हम बात करें संघर्ष की, तो इससे बेहतर शेर हो ही नहीं सकता। संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। ना तो प्रण को तोड़ो जो तुमने सिलेक्शन के लिए लिया है, और ना ही रण से भागो। सवाल देख के डरो मत, हौसला मत खो, सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।